बेटा आज हम एक 11th क्लास का बहुत अच्छा टॉपिक रीड कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक साम्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक है रासायनिक साम्य, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में नाम लें तो इसको हम कहते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो ज्यादा इजी शब्द होता है, आसानी से यूज किया जा सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम। देख बेटा, जो रिएक्शंस होती है वो दो टाइप की है। पहली जिनको हम क्या कहते हैं, पहली रिएक्शन कैसी है, जिनको हम कहते हैं बेटा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। पहली है हमारे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, पहली है, ठीक। जो ये पहली है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ये रिएक्शन वो होती है बेटा जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं। वो अभिक्रियाएं हैं जो एक ही दिशा में, वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, एक ही दिशा में संपन्न होती। पहली है हमारे पास कौन सी, वो जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, और वो दिशा कौन सी है, वो है अग्र दिशा। आपको एग्जांपल में बताएंगे। तो पहला मैंने क्या कहा, इसका पॉइंट है वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। वे अभिक्रियाएं हैं जो तीव्र गति से होती हैं। कैसी अभिक्रिया है, जो तीव्र गति से होती है। नंबर 3, खुले पात्र में संपन्न होती है। इसमें खुले पात्र में संपन्न होती। नंबर 4, इन अभिक्रियाओं को एक सिंगल एरो द्वारा इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 5, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता जो होती है, अभिकारकों की सांद्रता पूर्णता को प्राप्त होती है। अभिकारकों की सांद्रता कैसी बेटा, पूर्णता को प्राप्त होती है। बात को समझना, चारों पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। अब जैसे मान लीजिए बेटा, मैं आपके सामने एक अभिक्रिया लिखता हूं, एक रिएक्शन को लिखता हूं। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन को लिखा बेटा कि मैंने लिया हुआ है, मान लीजिए एक एग्जांपल में यहीं पर एक अभिक्रिया को दिखा देता हूं आपको। हमने लिया हुआ है AgNO3 और इसकी रिएक्शन करवा दी, मान लीजिए मैंने NaCl से। जैसे ही मैंने NaCl से इसकी रिएक्शन करवाई तो बना बेटा AgCl प्लस NaNO3। आप देख रहे हैं कि पहली बात तो ये अभिक्रिया में मैंने एक सिंगल एरो को लगाया है, एक बात। दूसरी बात, ये दोनों कौन है, अभिकारक। ये क्या बन चुका, उत्पाद। अभिक्रिया कैसी है, जो खुले पात्र में संपन्न हो रही है, एटमॉस्फेयर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इतनी तीव्र गति से होगी, इतनी नैनो सेकंड में अभिक्रिया होगी कि हमें इस अभिक्रिया का होने का पता ही नहीं लगेगा। फिर अभिकारकों की सांद्रता पूर्णता को प्राप्त होती है। और इजी चीज देखो, जैसे CaCO3 है बेटा, ये चेंज हुआ CaO और CO2 में। अभिकारकों की सांद्रता पूर्णता को प्राप्त होती है। इस बात का मतलब ये है कि अगर कैल्शियम का वेट कितना है 40, कार्बन का कितना 12 और ऑक्सीजन का कितना 16 दिया 48, ये टोटल क्या बन गया, ये टोटल बन गया 100 ग्राम। ये जो 100 ग्राम है सारे का सारा चेंज किसमें हो जाएगा, इसी 100 ग्राम में चेंज हो जाएगा। यहां पर ये वेट कितना है 40, ये कितना है 16 प्लस ये कितना है 12, ये कितना है 32। अब ये भी क्या है 100 ग्राम। मेरा कहने का मतलब समझो कि जितने का जितना अभिकारक है वो सारे का सारा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, उत्पाद में चेंज हो जाएगा। इस तरह की अभिक्रियाएं क्या होती है हमारे पास, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, जो रासायनिक साम्य है, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करता है, वो सिर्फ अध्ययन होता है उसमें किसका, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का। तो अब हम नेक्स्ट जो चल रहे हैं
वो कौन सा प्रकार ले रहे हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हमारा टॉपिक है बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब इनको हमें ध्यान से यूं देखना है क्योंकि स्टडी हमने इसी का करना है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में फर्स्ट वन जो पहला पॉइंट है बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का बेटा जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट ये है कि वे अभिक्रियाएं हैं जो, पहली बात, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। पहली बात, जो दोनों दिशाओं में। ये अभिक्रियाएं कैसी हैं? वो अभिक्रियाएं जो मंद गति से चलती हैं। नंबर 3, बंद पात्र में संपन्न होती हैं। बंद पात्र में संपन्न होती हैं। नंबर 4 दो ऐसे टूटे तीरों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नंबर 4 दो टूटे तीरों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नंबर 5 अभिकारकों की जो सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता जो है, वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। देखो इस बात को थोड़ा सा यूं समझो बेटा। पहले तो कुछ एग्जांपल देखो इसमें। जैसे एग्जांपल N2 + 3H2 से बना 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से हमने क्या बनाया बेटा? अमोनिया को फॉर्म किया है। इसी तरह PCl5 है बेटा। PCl5 से क्या बना? PCl3 + Cl2। अब ध्यान से समझो, दोनों ही रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है। ये रिएक्शन ऊपर वाली भी कैसी है? गैसियस रिएक्शन है। मैं कहना ये चाहता हूं कि N2 3H2 दोनों रिएक्ट करके, क्रिया करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। और अमोनिया भी विघटित होकर क्या बना रहा है? N2 और 3H2 को फॉर्म कर रहा है। इसी तरह PCl5 टूट रहा है किसमें? PCl3 और Cl2 में। और PCl3 और Cl2 वापस जुड़कर क्या बना रहे हैं बेटा? इसमें PCl5 को फॉर्म कर रहे हैं। एक बात, अभिक्रिया ऐसी है जो दोनों दिशाओं में संपन्न, इधर भी और इधर भी। ये दिशा कौन सी? अग्र दिशा। और NH3 से अगर पीछे की तरफ बने तो ये पश्च दिशा या प्रतीप दिशा। मंद गति से संपन्न, बंद पात्र में क्यों? मैं आपको इसका बहुत ही डेली यूज वाला एक एग्जांपल अभी दूंगा बेटा। पहले एक बार सुन ले। अभिकारकों की सांद्रता पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, मतलब सारे का सारा अभिकारक जो है वो कभी भी उत्पाद में चेंज नहीं होता। साम्य अवस्था है बेटा। ये जब हम इसको यूं दिखाते हैं ना बेटा, तो ये साम्य अवस्था को शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारे साम्य अवस्था, जब ये ऐसा दो टूटे तीर होंगे ना, तब ध्यान रखना इस अवस्था पर आपको रिएक्टेंट भी मिलेगा और आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा। इस अवस्था पर आपको अभिकारक भी मिलेगा और उत्पाद भी मिलेगा। जैसे हमने पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या कहा? सारे का सारा अभिकारक किसमें चेंज हो गया? उत्पाद में। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है। ये अवस्था बेटा बाद में अभी बताएंगे। अभी तो सिर्फ उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होती है साम्य अवस्था। मतलब जो साम्य अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जिस चैप्टर को आज हमने लिया है, वो सिर्फ उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का गुण है। ये सिर्फ उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का गुण है, अनुत्क्रमणीय का नहीं। ये रिएक्शन में चाहे कितने भी अभिकारक हो, कितने भी उत्पाद हो, अभी तो जैसे मान लो यहां पर 1 2 3 ही है, लेकिन यहां और होते, 4 होते, 5 होते। ध्यान रखना कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में हमेशा आपको साम्य अवस्था पर अभिकारक भी मिलेगा और उत्पाद भी मिलेगा। दोनों चीजें मिलेगी आपको। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आपको सारे का सारा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, अभिकारक नहीं मिलेगा, सिर्फ उत्पाद मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखो मंद गति से, और इसके बारे में बताता हूं आपको। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं आपको बेटा। एक तराजू होता है, हाथ में पकड़ने वाला तराजू लो आप। अब उस तराजू को जब आप लोगे, अगर मान लो आप दोनों तरफ कोई वेट नहीं रखो, मतलब तराजू में बेटा इस तरह के, मान लो आपको पता होगा
कि अगर मैं थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं आपको, यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं कि मान ले बेटा कि ये मैंने एक तराजू को फॉर्म किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक तराजू, ये तराजू के ऊपर वाली डंडी, ये वो जगह जिससे आप तराजू को पकड़ रहे हैं, ये वो जगह, ये जो है ये तराजू का पहला पलड़ा हमने इस तरफ बनाया हुआ है, ये तराजू का ये जो है इस तरफ हमने क्या किया हुआ है, तराजू के दूसरे पलड़े को इस तरफ बनाया हुआ है। क्लियर है? अब मेरी बात को सुनो, मान लो आप इन दोनों में कोई वेट नहीं रखे हुए, आप इन दोनों में कोई वेट मत रखो, तो ये पलड़ा मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये पलड़ा है, ये पलड़ा मेरे पास कौन सा है, बी पलड़ा है, ठीक। अब अगर आपने कोई वेट नहीं रखा हुआ तो क्या आपको लगता है कि ये तराजू नहीं हिलेगा? तब भी हिल रहा है। आप इतना मंद गति से हिल रहा है, ये इतना मंद गति से कि आप उसकी गति को पहचान नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे। मेरी बात को समझो, आपको लगता है कि दोनों पलड़े बराबर है, आपको यूं लग रहा है कि ए बराबर है बिल्कुल बी के, आपको यहां लगेगा कि ए बिल्कुल बी के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैंने यहां पर एक छोटा सा तीर यूं लगा दिया और एक छोटा सा तीर यूं लगा दिया। इस बात का मतलब क्या किया मैंने कहा कि आपको तो लगता है कि रुके हुए हैं दोनों पलड़े, जबकि मैं कह रहा हूं ए से बी में भी चेंज हो रहा है, बी से ए में भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज इतना मंद गति से हो रहा है, ये चेंज इतना मंद गति से हो रहा है कि हमें दिख नहीं रहा है। ये चेंज इतना मंद गति से हो रहा है कि हमें दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब ए के बी में चेंज होने की दर और बी के ए में चेंज होने की दर, ये तो हो गई अग्राभिक्रिया। ऊपर वाली को क्या बोल दूंगा मैं, अग्राभिक्रिया, और बी से ए में इसको क्या बोल दूंगा बेटा मैं, प्रतीक अभिक्रिया। तो कहने का मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दो अभिक्रियाएं होती है, एक अग्र अभिक्रिया और दूसरा प्रतीक अभिक्रिया। लेकिन ए से बी में चेंज होने की जो दर है वो बी से ए में चेंज होने की दर के बिल्कुल समान है। ये पलड़ा हल्का सा यूं हुआ, फिर हल्का सा यूं हुआ, फिर हल्का सा यूं हुआ, ये हो रहा है, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा। तो ये इतना मंद गति से संपन्न हो रही है ये अभिक्रिया कि आपको पता नहीं लग रही, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब मान लो तुम इसकी उत्क्रमणीयता को तोड़ना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मान लीजिए बेटा मैं 5 किलोग्राम का बाट रख देता हूं, तो क्या होगा, ये पलड़ा नीचे पलड़ा ऊपर, ये सारे का सारा खत्म और ये सारे का सारा बन गया। मेरी बात समझ लो आप, तो ये पलड़ा एकदम से ऊपर चला जाएगा और ये पलड़ा एकदम से ही नीचे आ जाएगा। इसका मतलब सारा अभिकारक खत्म, सारे का सारा क्या बन जाएगा, उत्पाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात को समझ गए तुम लोग? अच्छा, दूसरी बात और सुनो, आप लोग कभी ज्वेलरी की दुकान पर जाए तो ज्वेलरी की दुकान में क्या होता है, अगर अब तो पता नहीं मुझे नए मतलब सुनारों के पास अब तो काफी अच्छे और भी वेट आ गए हैं, लेकिन पहले क्या था, वो एक कांच का पूरा बॉक्स बनाकर रखते थे और उस बॉक्स के अंदर वो तराजू रखते थे। वो जो फिजिकल बैलेंस वो हम लोग जिसका यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में, वो उसको वहां यूज करते थे। आप देखें कि वो गोल्ड को तोड़ने से पहले तो वो क्या करते कि कांच के कवर को ऊपर उठाते ताकि उसके अंदर अगर कोई एयर है तो वो बाहर आ जाए, वापस फिर वो कवर को बंद करते, फिर एक बार वो लीवर को ऊपर करते। उनके क्या है, ऐसा ही पलड़ा होता है बेटा, लेकिन नीचे लीवर लगा होता है, लीवर लगा होता है, दोनों पलड़े ऊपर हो जाते हैं। वो देखते दोनों बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, क्योंकि अंदर एयर नहीं है, बंद पात्र है ना बेटा। अरे उत्क्रमणीयता हमेशा बंद पात्र, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कैसी हैं, जो बंद पात्र में संपन्न होती हैं, तो वो पात्र को क्या कर देते थे, बंद, ताकि न उसमें एयर न उसमें टेम्परेचर किसी का भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो बंद हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या तोलना है, उन्होंने गोल्ड, उन्होंने सिल्वर, इस चीजों को उन्होंने मेजर। अब मान लो कि एक सब्जी वाला है, सब्जी वाले को तो क्या तोलना है, आलू गाजर के तोलना है, तो वो थोड़ा बहुत अगर 5-10 ग्राम इधर भी हो जाए उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके फर्क पड़ता है। वो सारे का सारा एक बंद पात्र बनाकर चलते हैं। ठीक, नंबर 2, दूसरी बात, हालांकि उस बात पर हम आगे आएंगे, लेकिन एक बात और बता दो कि हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जैसे कोका कोला, पेप्सी कोला होती है ना, ऐसा। वो कैसी होती है बेटा, बंद बोतल होती है। वो मान लो ये बोतल है, आपने देखा है उस बोतल के अंदर क्या होता है, उस बोतल के अंदर नीचे तो होता है द्रव पदार्थ, ठीक है, जैसे कोका कोला लिया, नीचे तो द्रव पदार्थ, ऊपर क्या होता है उसमें, ऊपर की तरफ बेटा उसमें होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, CO2 गैस को संपीड़ित करके बाहर जाता है ऊपर।
तो ये तो गैस होती है मेरे पास, ये कौन होता है, द्रव मेरे पास। मैंने क्या कहा बेटा, ये मेरे पास गैस है, ये मेरे पास क्या, द्रव। तो ये भी एक साम्य है, किस किस के बीच का साम्य है सर, ये है बेटा गैस और लिक्विड के बीच का साम्य है। सर इस बात का मतलब गैस और लिक्विड के बीच का साम्य जो आपने अभी बताया, इस बात का मतलब मैं वापस क्या कह रहा हूं बेटा, ये गैस और लिक्विड के बीच का साम्य। कैसे बेटा, ये बंद बोतल है, अगर ये बोतल बंद है तो ध्यान रखना आप कि ये साम्य अवस्था हमेशा इसी तरह ये बनी रहेगी साम्य अवस्था। अगर मान लो गैस का एक कण द्रव में चेंज होगा तो उसी वक्त द्रव का एक कण गैस में चेंज हो जाएगा, ये साम्य अवस्था होती है बेटा। गतिक आप क्या करो, इस बोतल को कितना भी हिला लो, आप इस बोतल को कितना भी हिला लो और हिलाकर वापस समतल तल पर रख दो, वापस आप क्या देखेंगे, द्रव नीचे आ जाएगा, गैस ऊपर चली जाएगी, द्रव नीचे आ जाएगा, गैस ऊपर। ये साम्य अवस्था बनी रहेगी जब तक ये बोतल बंद है, जब तक ये बोतल बंद है। जैसे आप इस बोतल को खोल दोगे, गैस बाहर निकल जाएगी, साम्य अवस्था खत्म हो जाएगी, पलड़ा एक तरफ झुक गया। अब मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, ये बेटा ये मैं बातें बता रहा हूं। अब मैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बता चुका हूं, मंद गति से बता चुका हूं, तो अब मैंने आपको क्या बताया इसमें, साम्य अवस्था। अब देखो थोड़ा सा साम्य अवस्था को अब हम क्या करते हैं, किसी एक अभिक्रिया से साम्य अवस्था को हम आपको प्रदर्शित करके बताते हैं। देखो एक बात सुनो, मान लो कि ए और बी ये एक अभिक्रिया है जिसको मैंने शो किया है कि ये अभिक्रिया कैसी है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया मैंने बताई पहले से कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक। अब सुनो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, ये बात पहले बता चुका हूं, मंद गति से ये बात बता चुका हूं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर शुरुआत क्या होगी, शुरुआत में तो ये अभिकारक ए हमने अभिकारक के फॉर्म में लिया है, जब ए धीरे धीरे बी बनना शुरू होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बी अभिकारक बन जाएगा और बी क्या बनाना शुरू कर देगा, ए। लेकिन शुरुआत में तो कौन है मेरे पास, ए है। क्लियर मेरी बात, शुरू में मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन में मेरे पास क्या है, ए लिया है, ए मैंने अभिकारक के तौर पर लिया हुआ है। एक बात अब देख, किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के वेग की बात कर रहा हूं, किसी भी अभिक्रिया का वेग या किसी भी अभिक्रिया की दर, कुछ मर्जी बोल दो बेटा, एक ही बात है, वेग या दर। क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद, यूं कह दो अभिकारक या उत्पाद, क्योंकि अभिक्रिया तो दोनों दिशा में संपन्न होनी है। तो मैंने क्या कहा, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा में क्या, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। बेटा ए से अगर बी बना, मान ले कि मैंने शुरू में ये 10 किलोग्राम लिया हुआ है, ठीक है। ए से जब बी बनेगा तो इसकी सांद्रता चेंज होगी ना, क्योंकि ए किसमें चेंज हो जाएगा, बी में, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, चेंज। मान ले कि ये 9 किलोग्राम रहेगा, 1 किलोग्राम अब कौन बन गया, इसका मतलब बी। तो बी की पहले सांद्रता कितनी थी, स्टार्टिंग में 0 था, बी था ही नहीं, तो पहले 0 थी, अब ये 9 किलोग्राम, तो ये कितना बन गया, 1, ये 8 हो जाएगा, तो कितना, 2। तो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, दोनों का जो मास लिया उस मास में परिवर्तन हो रहा है। हम सांद्रता की बात करते हैं तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, मोल बटा नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए के कितने मोल, कुल मोल कितने हैं, अपोन आयतन, जो पूरा पात्र लिया उसका आयतन कितना है, वो हमारे पास क्या होगी, सांद्रता होगी। तो पात्र का आयतन तो दोनों के लिए बराबर है, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बात मोल की है। अगर आप इसको मोल की फॉर्म में समझना चाहो तो मान लो कि मैंने पहले इसके कितने ले लिए बेटा, 10 मोल ले लिए, 10 मोल ले लिए, इसके शुरू में 0 थी, अभिक्रिया होना स्टार्ट हुई, इसके 9 मोल हो गए, इसका 1 मोल, फिर इसके 8 मोल, फिर इसका 2 मोल। अब यू चलती जाएगी अभिक्रिया, फिर ये बनता जाएगा, धीरे धीरे बी ए बनाता जाएगा। मेरी बात समझ लो ना, जब बी बनना स्टार्ट हो गया तो बी क्या बनाता जाएगा, ए। लेकिन शुरुआत में क्या है, ए के मेरे पास 10 मोल है, तो मैं जो बताना चाह रहा हूं किसको, कि अभिक्रिया में साम्यावस्था क्या चीज है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं।
तो सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, इसका मतलब एक तो सांद्रता है और दूसरा मेरे पास समय। तो मैं क्या करता हूं, दोनों के बीच, इन दोनों के बीच एक ग्राफ को बनाता हूं। एक हल्का सा छोटा सा एक ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ देखो। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ को बनाया, मैंने एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में देखो ध्यान से समझना बात को, यहां तो क्या है सांद्रता, वाई एक्सिस पर तो क्या है मेरे पास सांद्रता, और एक्स पर मेरे पास क्या है बेटा समय। एक्स पर मेरे पास क्या है समय। समझ रहे मेरी बात। अब क्या हुआ कि मान लो शुरू के अंदर अगर मैं इस A की बात करता हूं, B की बात करता हूं, शुरू में बेटा A तो इतना है क्योंकि 10 मोल है, 10 मोल है तो A तो इतना है, और B मान लो कि यहां 0 पर है, B का अभी कुछ बना ही नहीं है, तो B मैंने क्या कर दिया 0 पर कर दिया। कब, जब टाइम कैसा था, टाइम इज इक्वल टू 0। अभी क्या है, समय बीता नहीं है, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं की है। मैं मार्केट से A खरीद कर लाया, A इतना सारा था, B कितना था मेरे पास ये था, A कितना था मेरे पास ये था, B कितना था मेरे पास ये था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, A जो होगा वो किस में परिवर्तित होता जाएगा बेटा, वो धीरे धीरे B में परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे A B बनेगा वैसे वैसे जब B बनना स्टार्ट हो जाएगा तो अब B किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, B चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, A में। क्लियर है मेरी बात। एक वक्त ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद मैंने लाइन क्या कर दी बेटा, बिल्कुल सीधी लाइन को खींच दिया मैंने, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद सीधी लाइन को खींच दिया मैंने। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इस जो ये वक्त आया है, ये जो वक्त है बेटा, इस वक्त का मैं नाम क्या लेता हूं, इसका नाम होता है बेटा साम्यावस्था बिंदु। साम्यावस्था बिंदु है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, साम्यावस्था बिंदु है। ये वो समय है जब साम्यावस्था आ जाए। इसके बाद ये सारी क्या है, ये साम्यावस्था है बेटा, साम्यावस्था है। मेरी बात को समझ रहे हो। तो A से B मतलब यहां क्या हो रहा है, यहां तो हो रहा है कि A से बन रहा है क्या B, और यहां क्या हो रहा है, इस तरफ B से क्या बन रहा है बेटा A। मेरी बात समझ रहे हो। और दोनों की बाद में कंसंट्रेशन क्या हो गई, समान। अब आ गई मेरे पास साम्यावस्था, इसको हम नाम देते हैं बेटा साम्यावस्था का। इस बात को हम नाम देते हैं जब अगर अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाए, दोनों की साम्यावस्था पर क्या होता है, साम्यावस्था पर होता क्या है, साम्यावस्था पर जितने भी प्रोडक्ट, उत्पाद, अभिकारक जो भी होते उनकी अमाउंट, उनकी मात्रा स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, सबकी समान हो जाती है, सबके रंग समान हो जाते हैं, सबका जो भी मापे जा सकने वाले सभी गुण है वो सारे के सारे साम्यावस्था पर कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है तो अभी हम साम्यावस्था को, ये तो मैंने एक बार ड्रॉ करके बताया आपको कि रिएक्शन में साम्यावस्था होती किस तरह। लेकिन अब जब हम इस चीज की बात करते हैं तो इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, ये तो बात है बेटा ग्राफिकल, आपको एक आइडिया दिया है कि इसको हम साम्यावस्था कहते हैं। अब साम्यावस्था के बारे में 2 वैज्ञानिकों ने बताया, तो उन वैज्ञानिकों ने जो बताया पहले हम उनकी बात करते हैं कि उन्होंने क्या बताया हमें, ठीक है। तो देखिए, अब देखो, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब हमें एक साम्यावस्था के बारे में हल्का सा आइडिया होता है तो आइडिया के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेटा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हम कर रहे हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। क्या नियम है, क्यों बताया गया है, बताते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो है बेटा वो किसने दिया, वो दिया बेटा गोल्डबर्ग व वागे ने। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये एक ऐसा नियम है जो सिर्फ साम्यावस्था में ही नहीं, बहुत से और भी पार्ट आएंगे जिनमें ये नियम यूज किया जाएगा। बड़ा अच्छा नियम है ये। इनका ये कहना था कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया
अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इसमें एक चीज, सबसे पहली बात, इस जो मैंने पूरी आपको ये डेफिनेशन लिखवाई है, बेस्ट डेफिनेशन, वेग की बात अभी हम कर ही रहे थे, दर की बात हम कर रहे थे, तो उस दर से ही हमने इस डेफिनेशन को निकाला है। लेकिन उससे पहले एक चीज, स्टूडेंट को यहां इसका आगे कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट को बताना होगा कि सक्रिय द्रव्यमान क्या है। सक्रिय द्रव्यमान क्या है, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात तो सक्रिय द्रव्यमान नहीं है। सबसे पहली बात तो सक्रिय द्रव्यमान नहीं है। पहली बात, सक्रिय द्रव्यमान नाम इसका लिया गया है, लेकिन ये द्रव्यमान से नहीं। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है पहले ये बता देते हैं, उसके बाद इस परिभाषा से हम आगे चलेंगे। बेटा जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे एक अभिक्रिया लेता हूं मैं, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, ये अभिक्रिया दी गई, ठीक है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मान लो कि मैंने इसके शुरू में 10 मोल ले लिए। मैंने इसके कितने मोल ले लिए? 10 मोल ले लिए। इसके मान लो कि मैंने 20 मोल ले लिए, ठीक है। अभिक्रिया में NH3 बनने लगा। हो सकता है कि इसके, तो कल्पना करना कि मान लो इसके 20 के 20 मोल यूज हुए, H2 के 20 मोल यूज हुए, लेकिन जो N2 है, N2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, N2 के मान लो 10 के 10 मोल नहीं यूज हुए और सिर्फ 5 ही यूज हुए। अभी अगर कोई स्टूडेंट मोल भी नहीं जानता तो मोल में आगे बताऊंगा, आप एक बार इनको किलोग्राम से मान लो। 1 मिनट आप इसको एक बार किलोग्राम से मान लो, ठीक है, एज्यूम यू करो कि किलोग्राम, फिर मैं मोल की धारणा आपको बाद में बताऊंगा। मैंने क्या कहा, मेरी वापस से बात समझना। मान लो कि ये 10 किलोग्राम लिया, ये मान लो 20 किलोग्राम लिया। अभिक्रिया हुई, अमोनिया बना। लेकिन हो सकता है कि इसका तो मान लो कि 20 का 20 किलोग्राम यूज हुआ, इसका सिर्फ 5 ही किलोग्राम यूज हुआ, इसका 5 ही, और बाकी 5 किलोग्राम कोई काम नहीं आया। तो जो 5 किलोग्राम है ना बेटा, वो ही सक्रिय द्रव्यमान है, बाकी 5 का कोई काम नहीं है। मेरी बात को समझो क्या कहते। उल्टा भी हो सकता था, उसका 20 किलोग्राम लिया, हो सकता है उसमें से 10 किलोग्राम यूज होता और इसका 10 का 10 यूज हो जाता, तो इसका 10 ही से हम आगे गणना करेंगे। हम 20 से गणना नहीं करेंगे, हम आगे किससे गणना करेंगे? 10 से ही गणना करेंगे। मेरी बात को समझ लो आप, 10 से ही गणना करेंगे। वो द्रव्यमान होता है सक्रिय द्रव्यमान, जिसका अभिक्रिया में जब उत्पाद बन रहा है, अभिक्रिया जब हो रही है, तो वो द्रव्यमान जिसका अभिक्रिया के दौरान चेंज हो रहा हो, अभिकारक की वो सांद्रता जिसका अभिक्रिया के दौरान चेंज हुआ है। अगर चेंज नहीं हुआ है, 10 में से 5 किलोग्राम का चेंज हुआ है, तो वही सांद्रता, बाकी 5 हमारे लिए वेस्ट है। इसको हम कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेटा, पहली बात तो ये बताना चाहूं, अब हमें बताओ कि जब सक्रिय द्रव्यमान नहीं है तो क्या है? बेटा सक्रिय द्रव्यमान अपने आप में सांद्रता है, जिसको हम मोलरता भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलरता भी कहा जाता है, या मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। सांद्रता क्या? सांद्रता ये है बेटा कि जैसे मान ले कि ये बीकर है, इस बीकर में मान ले 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इस 1 लीटर पानी में क्या है? 10 ग्राम शक्कर घुली हुई। तो आपसे अगर मैं, ये विलियन बन चुका ना, मैं आपसे अगर इसकी सांद्रता पूछता हूं तो 10 ग्राम पर लीटर हो गई, 10 ग्राम पर लीटर हो गई, ग्राम में, है ना। अब मान लो मोल में निकालनी हो
तो फिर बेटा मोल बनाया जाए और फिर मोल पर लीटर में निकाल लो, वो क्या हो जाएगी सांद्रता। मतलब एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने कोई भी सॉल्वेंट डाल दिया, कोई विलायक डाल दिया, विलायक के अंदर कोई चीज आपने डाल दी, कोई विलेय पदार्थ डाल दिया, अब वो सांद्र हो गया। समझ लो मेरी बात। अब उसका हमें बताना है कि जैसे मान लो एक पूरे बीकर में एक अभिक्रिया, यही अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया में क्या है कि पूरा बीकर ले रखा है, पूरे बीकर के लिए आयतन तो एक जैसा है, इसके लिए भी भाई जिस बीकर में N2 है उसी में H2 पड़ा है, उसी में NH3 पड़ रहा है, तो आयतन तो सबके लिए सेम है ना, क्योंकि बीकर तो सबके लिए सेम है, बंद पात्र में संपन्न होगी। लेकिन मोल अलग अलग होंगे, हो सकता है इसके 10 मोल ले, इसको हो सकता है इसके 20 मोल ले, तो सांद्रता कैसे निकलेगी? 10/V, 20/V, 25/V, तो V तो सबके लिए समान। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? चलिए बेटा, थैंक यू।